दोस्तों बैंक अकाउंट का जो चेक होता है उसमें काफ़ी सारे टर्म यूज़ किए जाते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इतने सारे नाम होते हैं, ये चेक पर लागू होते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका मतलब क्या होता है और इसकी बारीकी में समझना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसको सरल भाषा में बिल्कुल आसानी से समझाया है इसको। तो वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ओपन चेक यानी खुला चेक। इसमें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ओपन चेक है। इसमें ये 10,000 रुपए का चेक काटा गया है और डेट है 10 मई 2020। रमेश कुमार के नाम से चेक काटा गया है। तो दोस्तों ये आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे और बियरर या धारक को, यानी रमेश कुमार और बियरर। तो ये दोस्तों ओपन चेक है। इसमें रमेश कुमार चाहे तो पेमेंट ले सकता है या रमेश चाहे तो किसी और को भी पेमेंट के लिए चेक दे सकता है। उसका कोई भी प्रतिनिधि बैंक आ सकता है और वो पीछे साइन करके पेमेंट ले सकता है। दोस्तों ओपन चेक काफ़ी रिस्की होता है और इसमें ये चेक गलती से कहीं गिर जाए तो कोई भी इस चेक को लेकर के इसका पेमेंट ले सकता है। इसलिए इस ओपन चेक को काफ़ी रिस्क है, इसकी रिस्क कम की जा सकती है। तो अब अगला चेक देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों अगला है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में एक आदेश दिया जाता है कि इस आदमी को पेमेंट किया जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे और बेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको, अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और बियरर जो लिखा था उसको हमने काट दिया है। तो ये अब बियरर चेक नहीं रहा, ये बन गया ऑर्डर चेक। अब ऑर्डर चेक में रमेश कुमार ही पेमेंट इसका लेगा। दोस्तों इस प्रकार के चेक कम रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें हमने ओपन को क्लोज कर दिया है, यहाँ पे बियरर चेक को काट दिया है। तो ये हमें रिस्क इसमें कम कर दिया है। देखते हैं अगला प्रकार। तो दोस्तों अगला प्रकार है क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक भी दो तरीके होती है, एक नॉर्मल क्रॉसिंग होती है और एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। एनआई एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी डीपली बताया गया, लेकिन वो काफ़ी लैंग्वेज कन्फ्यूजन वाली होती है। इसलिए हम इसको आसान भाषा में समझेंगे कि क्रॉस चेक कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जब अकाउंट में आपने किसी को पेमेंट किया है, आप चाहते हो कि हर किसी को भुगतान नहीं हो, सिर्फ उसी बंदे को पेमेंट हो जिसके नाम से आपने चेक को काटा है। तो इस चेक को आप देख रहे हैं रमेश कुमार नाम से काटा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में 2 लाइनें खींच देंगे हम। ये क्रॉसिंग होगी, यानी 2 समानांतर लाइनें लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में खींच दी जाती हैं, तो वो नॉर्मल क्रॉसिंग मानी जाती है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा-सा बाउंडेड हो गया, यानी रमेश कुमार के अकाउंट में जाएगा ये। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रमेश कुमार के अकाउंट में ही जाए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना क्लियर है कि ये अकाउंट में जाएगा। अब अकाउंट मतलब पे टाइप हो गया, तो इसमें क्या होगा, रमेश कुमार के या तो खाते में जाएगा या रमेश कुमार चाहे तो किसी और को एंडोर्स कर सकता है, पीछे साइन वेरीफ़ाई करके। यानी पीछे इस चेक के रमेश कुमार अपने दोस्त साइन कर देगा, तो उसको आगे नेगोशिएट कर देगा, एंडोर्स कर देगा। तो उसमें क्या होगा, किसी थर्ड पार्टी के यानी ए से बी में, बी से सी में ट्रांसफ़र हो सकता है, आगे से आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये जाएगा अकाउंट में। तो ये होती है नॉर्मल नॉर्मल क्रॉसिंग। लेकिन इसी का थोड़ा एडवांस रूप है स्पेशल क्रॉसिंग, उसको हम समझते हैं। दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैंने इसमें नीचे 2 लाइनें खींच दी हैं और बीच में लिख दिया अकाउंट पे ही। तो या तो यहाँ पर आप नीचे जहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 समानांतर लाइन खींच के उसके बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे ही, या ऊपर कॉर्नर में भी अकाउंट पे लिख सकते हैं, दोनों नाम के बीच में। अब ये स्पेसिफिक हो गया, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ रमेश कुमार के ही अकाउंट में जाएगा, ना किसी और के। पहले नॉर्मल क्रॉसिंग में क्या होता है कि वो जाएगा अकाउंट में, पर किसके जाएगा, ये पे ही डिसाइड करता है कि उसके खाते में लेना है, किसी और को एंडोर्स करना है। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग जब होती है, यानी इस तरह से आप अकाउंट पे आप देख रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रमेश कुमार यानी पेई के अकाउंट में ही जाएगा। तो ये इस प्रकार का नॉट नेगोशिएबल टाइप हो जाता है ये। आप नॉर्मली देखते हो डिमांड ड्राफ्ट होता है, बैंकर चेक होता है, तो उसमें नॉट नेगोशिएबल इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वो पैसा उसी पर्टिकुलर आदमी को देना होता है, इसलिए उसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा जाता है। तो इस प्रकार का चेक जो है डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक की तरह हो जाता है। अब हम दोस्तों देखेंगे डेट के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं चेक। सबसे पहला एक होता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड में क्या होता है कि नॉर्मल डेट उसमें होती है कि अभी जैसे आज 10 मई 2020 है और आप इसमें देख रहे हो 10 मई 2020 ही लिखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल कोर्स में पेमेंट हो सकता है। 10 मई को इसका पेमेंट हो सकता है क्योंकि आज यही यही डेट है जो इस पे लिखी हुई है। और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 3 महीने की होती है, यानी ये जो डेट है आज से 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस केस में इसका पेमेंट हो सकता है। लेकिन ये जो डेट लिखी है इसको यदि क्रॉस हो जाती है, 90 दिन से ऊपर हो जाते हैं,
और 90 दिन बाद में चेक में प्रेजेंट होता है ब्रांच में, तो इसका पेमेंट नहीं होता। तो ये था एंटी डेटेड चेक। अगला देखते हैं पीडीसी चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, इस चेक की डेट है 11/8/2022 और अभी चल रही 2020। तो ये दोस्तों हो गया पीडीसी, यानी पोस्ट डेटेड चेक। पीडीसी की खासियत यही होती है कि ये हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट जो जो पेयी है, जिसने चेक लिया है, वो उसको उस डेट तक प्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस डेट डेट तक प्रेजेंट करेगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीसी चेक है। तो इस डेट को आने के बाद ही इसका पेमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद में इसको 3 महीने तक कभी भी लिया जा सकता है। यानी 11/8/2022 के बाद में 3 महीने तक, यानी 90 दिन तक वो पेमेंट इसका ले सकता है। दोस्तों अभी हम देखेंगे स्टेल चेक के बारे में। स्टेल चेक क्या होता है, यानी जो डेट चेक पर लिखी है उसको 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है, आज महीने से ऊपर ही हो गए, इसलिए ये चेक स्टेल चेक हो गया, इसका पेमेंट नहीं हो सकता, ये चेक रिटर्न होगा। तो उस ड्रॉवर को हम वापस दे देंगे और उसके बाद नया चेक नई डेट का ले सकते हैं। तो ये स्टेल चेक था। समझेंगे सेल्फ चेक और थर्ड पार्टी चेक। दोस्तों सेल्फ चेक क्या होता है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक सेल्फ चेक है। इसमें जैसे यहाँ पे नाम लिखा है संदीप और यहाँ पे लिखा है सेल्फ। तो संदीप जो खुद पेमेंट ले सकता है यहाँ पर के, यहाँ पे जैसे उसको साइन करना है और साइन करने के बाद में वो अपना पेमेंट ले सकता है। पीछे 2 साइन करने होते हैं इसके, यहाँ पे साइन करेगा और 2 साइन पीछे करेगा, उसके बाद में वो पेमेंट ले सकता है। 5,000 रुपये का चेक है और नॉर्मल डेट है, यानी अभी वैलिड है ये चेक। तो सेल्फ जब लिखा होता है तो वो खुद पेमेंट ले सकता है उसका, पीछे 2 साइन करके। लेकिन ऐसे चेक किसी को देना नहीं चाहिए, यदि देते हो तो उसको एंडोर्स करना पड़ता है। इसलिए सेल्फ का मतलब ये होता है कि वो खुद पेमेंट लेता है इसका। और थर्ड पार्टी चेक होता है वो ओपन चेक होता है, यानी यहाँ पे सेल्फ जो लिखा है, इस सेल्फ की जगह यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हो, कोई भी नाम लिखा है और पीछे वो साइन करता है, अपना ले लेता है। क्योंकि ये बियरर चेक भी तो है, यहाँ पे लिखा है और धारक को। तो ओपन चेक जो होता है वो एक थर्ड पार्टी चेक होता है, कोई भी उसको ले सकता है, उसका भले ही अकाउंट हो या ना हो। अकाउंट पे ही नहीं है तो वो बिना अकाउंट के भी ले सकता है, तो वो होता है थर्ड पार्टी चेक। अब दोस्तों हम समझेंगे वैल्यू के आधार पर चेक को। जैसे ये चेक है, ये नॉर्मल चेक है, नॉर्मल वैल्यू चेक है, लेकिन इसी का जैसे अमाउंट यदि ज़्यादा हो, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जैसे 2,50,000 का चेक है, तो ये हो गया हाई वैल्यू चेक। हाई वैल्यू चेक काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें काफ़ी रिस्क रहती है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि इसको बिना अकाउंट पे ही देना ही नहीं चाहिए। अकाउंट पे करना चाहिए उसको, जैसे मैंने शुरू में बताया था, शुरू में यहाँ पे 2 लाइनें क्रॉस करते हैं और उसके बीच में अकाउंट पे लिख देना चाहिए। इससे जैसे राज के नाम से लिखा है, तो उसी के अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा, इसमें अपनी रिस्क कम हो जाएगी। तो हाई वैल्यू चेक 2 लाख नॉर्मली 1 लाख से ऊपर का ही होते हैं, बस आरबीआई ने जो डिसाइड किया है। बाकी उसके अकॉर्डिंग जो है बैंक अपने अलग-अलग हिसाब से गाइडलाइन तैयार करते हैं। किसी ने जैसे 2 लाख या किसी ने 1 लाख इसकी हाई वैल्यू में डेफिनेशन कर रखी है। उसके बाद ऊपर वैल्यू चेक जो होते हैं, वो हाई वैल्यू चेक में आते हैं। दोस्तों अगला प्रकार हम देखेंगे कैंसिल चेक। कैंसिल चेक कब यूज़ होता है? कई बार क्या होता है कि हमें किसी को चेक देना है, जैसे हमने डीमैट अकाउंट खुलाना है या पीएफ अकाउंट खुलाना है या पीएफ का पैसा वापस लेना है। ऐसे केस में जब हमें लेना होता है, तो अपना जो है सिटीज चेक हमें देना होता है। उसमें कैंसिल चेक में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2 पहले लाइनें खींच देंगे ऐसे, जैसे ये खींचे मैंने, इस तरह से। और इसके बीच में जो है यहाँ पर कैंसिल लिख देना है हमें। तो कैंसिल चेक में 2 पैरेलल लाइन खींच करके इस तरह से क्रॉस करके और बीच में कैंसिल लिख देते हैं, और ये हम उसको देते हैं जहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खुलाना है या किसी से पेमेंट लेनी है। इसमें ये सिटी चेक होना चाहिए, यहाँ पे इसमें नाम होना चाहिए। वैसे ये चेक का एग्जांपल जो है पुराना चेक है। अदरवाइज़ यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है प्रिंटेड होते हैं। अकाउंट नंबर प्रिंटेड होंगे और आपका नाम यहाँ पे प्रिंटेड होगा, नीचे यहाँ पर नाम होगा आपका, और यहाँ पर ऊपर आईएफएससी कोड लिखा रहता है। उससे चेक वो प्रेज़ेंट होता है वहाँ पे, और कैंसल चेक के बिहाफ़ पर यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल है, उसको वैलिड मान करके वेरीफ़ाई करके और अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे डीमैट अकाउंट जो भी होता हो, तो कैंसल चेक इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। दोस्तों अगला प्रकार है लोकल चेक और आउट स्टेशन चेक। दोस्तों लोकल चेक क्या होता है? मान लीजिए ये एचडीएफसी का है। दिल्ली में ये किसने दिया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया। दोनों की ब्रांच उसकी मान ली पीएनबी में ब्रांच है, बी की ब्रांच पीएनबी में है और उसको एचडीएफसी मिस्टर ए ने काट के दिए हैं। दोनों बैंक दिल्ली में ही हैं, तो ये वहीं का वहीं प्रेजेंट हो जाएगा। इसको बोलेंगे लोकल चेक। दोस्तों लोकल चेक में नॉर्मली कलेक्शन चार्ज नहीं लगते हैं, क्योंकि दोनों ब्रांचें वहीं पे होती हैं। उनकी नॉर्मल लोकल क्लियरिंग लगती है, क्लियरिंग हाउस लगता है और वहाँ पे चेक क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इसमें चार्ज नहीं कटता। दूसरा प्रकार इसका है
आउट स्टेशन चेक। दोस्तों आउट स्टेशन चेक क्या होता है? मान लीजिए एचडीएफसी का चेक है, रमेश कुमार को दिया गया है और रमेश कुमार किसी रूरल एरिया में रहता है, वहाँ पे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है या एसबीआई की ब्रांच है और ये एचडीएफसी की ब्रांच का चेक है, लेकिन वहाँ पर वो ब्रांच मौजूद नहीं है। तो जिस गाँव में रमेश कुमार रहता है, वहाँ पर वो अपने बैंक में जमा कराएगा। उसका बैंक बाई पोस्ट एचडीएफसी ब्रांच को सिटी की ब्रांच में भेजेगा और वहाँ पे जाके क्लियर होगा। एचडीएफसी को सीधा नहीं भेजेगा, लेकिन जिस रूरल में रमेश रहता है, उस रूरल एरिया की ब्रांच अपने ही ब्रांच को जो शहर में मौजूद है, उस ब्रांच को अपनी ब्रांच को वो चेक प्रेजेंट करेगा बाई पोस्ट में और फिर वहाँ पे लोकल क्लियरिंग हाउस, जैसे मैंने बताया था लोकल क्लियरिंग में, वैसे इसको लोकल क्लियर करेंगे। लेकिन ऐसे चेक में कलेक्शन चार्ज कटता है, क्योंकि इसकी ओबीसी यानी आउट स्टेशन चेक बना करके भेजा जाता है, इसलिए इसका कलेक्शन चार्ज कटता है। दोस्तों ये बेसिक बैंकिंग का पार्ट 1 वीडियो था। ऐसे मैं 20 वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरी प्लेलिस्ट है, चैनल पर आप देख सकते हैं बेसिक बैंकिंग नाम से। उसमें टोटल ऐसे 20 वीडियो बनेंगे। आगे की वीडियो जो हम देखेंगे कि जैसे डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म को कैसे भरा जाता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे भरते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोज़ आप देखते रहें। अपने आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसकी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको बैंकिंग से रिलेशन कुछ भी आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में अपलोड किया जाता है बैंक स्टाफ द्वारा काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है टाइम टू टाइम। इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।